चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम तक जो हम लोगों ने देखा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक जर्नी थी जिसमें हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से चलते हुए, फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से चलते हुए, फिर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट किया था, और फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया जिन्होंने थॉमसन को रॉन्ग बताया, और फिर प्लानिटरी मॉडल दिया। और फिर मैंने बताया कि उसमें भी देयर वर सम मिस्टेक्स और एरर, or that model was also invalid, that was indicated by someone called Niels Bohr, है ना। वहां पे अपन लोगों ने उस जर्नी को रोक दिया था क्योंकि बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो नया मॉडल आने वाला है, जो बोर का मॉडल होगा, that will be utilizing some more concepts which we need to learn first, ठीक है। तो उनमें से मैंने बताया था there was a parallel journey जिसमें लाइट या इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचर को देखा जा रहा था। एंड इन दैट सबसे पहला ब्रेक थ्रू मिला जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सम साइंटिस्ट कॉल्ड मैक्स प्लैंक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्वांटाइज्ड बताया और बोला कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडीज के अंदर देयर आर सम एनर्जी वाइब्रेटर्स व्हिच आर एमिटिंग एनर्जी इन पैकेट्स। बाद में इसी चीज को जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इसको अप्लाई करने की कोशिश की, तो उनको भी समझ में आया कि जो प्लैंक वहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट आई नीड टू यूज हियर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आल्सो, एंड देन he concluded that this quantization of electromagnetic energy is not specific to a particular phenomenon, it is a universal phenomenon। और उसके बाद उन्होंने बोला कि देयर आर सम फेनोमेनन जिसमें जिसको एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड टू यूज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और फिर इसी को हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन की बात की गई थी क्योंकि उसके एक क्वांटम को फोटोन बोला गया। सो उस फोटोन की एनर्जी की बात की गई, तो बोला गया इसको हम लोगों को वेव नेचर से कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा। और फिर बताया गया कि एनर्जी ऑफ दैट वन फोटोन will be equal to प्लैंक के नाम पे प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू, है ना। न्यू वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी इज वेव नेचर, वेव कैरेक्टरिस्टिक, है ना। लेकिन उन्होंने h इनटू न्यू को एनर्जी ऑफ वन फोटोन बताया, और यहां से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों इंटरलिंक हो गए, रिलेटेड हो गए। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट के पास दो तरह के नेचर होंगे, वेव तो कहते ही थे अभी तक हम लोग, इसके बाद इसको अभी इसके बाद से पार्टिकल भी कहा जाने लगा। दैट मीन्स रिलेटेड, अपन लोग बड़े मतलबी लोग हैं ना, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी उसको वहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, ये सब फिजिक्स के चैप्टर्स हैं जिनको अगर तुमको समझना होगा तो वहां पर हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट को देखते रहेंगे। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आके, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले आगे, या फिर बोर का जो मॉडल आएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड टू यूटिलाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ठीक है। तो जहां भी अपन को फोटोन यूज करना होगा उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो h इंटू न्यू। तो किसी ने पूछा n नंबर ऑफ फोटॉन्स या पर्टिकुलर x नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, तो इसी को x टाइम्स कर देंगे हम लोग, है ना। तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स अगर पूछ दिया किसी ने तो सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देना। और फोटोन के नंबर फ्रैक्शनल हो नहीं सकते, इसलिए बोला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है। अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, दो फोटोन की एनर्जी 2 इंटू एच न्यू, तो 1.5 एच न्यू की एनर्जी वो पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसको बोला गया कि इट विल बी क्वांटाइज्ड। अब इसी के डिफरेंट फॉर्म्स आए, इसको hc अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हैं, इसको फिर हम लोग n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर तुमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, then it will be, there is a shortcut 1240 by lambda in angstrom, sorry lambda in नैनोमीटर, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा शॉर्टकट है, अगर तुमको काम करना है एंगस्ट्रम में, दैट इज द प्रैक्टिकल रेंज, है ना, इसी दोनों में जनरली काम कर रहे होते हैं। सो वहां पर लैम्डा इन एंगस्ट्रम लेकर 12,400 divided by that lambda in angstrom will give you energy of photon in electron volt. So that is one shortcut जो कि हम लोग frequently use करें। इसके अलावा
अब ये फोटॉन्स क्या है, दैट दोज आर एनर्जीज है ना, इस एनर्जी को कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्लियर है यहाँ तक जो पता है? एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये अब एक एनर्जी है, अब इस एनर्जी को कहीं भी यूज करो तुम, है ना। तो एनर्जी को कहाँ यूज कर सकते हैं? एनर्जी को मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक करने में यूज कर सकते हैं। एनर्जी को कहाँ यूज कर सकते हैं? किसी चीज को हीट करने में यूज कर सकते हैं, लाइक आइस को मेल्ट करने में यूज कर सकते हैं। बल्ब से जो एनर्जी आ रही होती है वो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ना। तो इस तरह से एनर्जी का डिफरेंट टाइप का रिलेशन दिया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के फिनोमेनन में इसका यूज करते हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के फिनोमेनन में इससे रिलेटेड तुमको बताएगा कितने फोटोन आ रहे हैं, या फिर इतने फोटोन आ रहे हैं तो कितनी एनर्जी आ रही है, वो एक रिलेशन है। या फिर उनको डिफरेंट तरह से यूज करेगा, जैसे एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी, कितने फोटोन्स चाहिए। तो इफ यू नो द एनर्जी रिक्वायरमेंट, फोटॉन्स कितने चाहिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटर ही अगर तुमको पूछ दे कि आइस को मेल्ट किया जा रहा है, उसका या फिर वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से 22 डिग्री सी करना है, तो क्या करेंगे, है ना। तो वहां पर इस फोटोन की एनर्जी को हीट रिक्वायरमेंट से बराबर करना होगा। किसी ने कहा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए, तो फिर तुमको फोटोन की एनर्जी टोटल जितनी आ रही है और जितने बॉन्ड्स ब्रेक करने उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको बराबर करना होगा। तो ये पूरा हिसाब किताब है, इसको मैं बनिए की दुकान बोलता हूँ। मतलब फोटॉन्स आ रहा है, मतलब एनर्जी ला रहा है, उस एनर्जी को तुम कहीं खर्च कर रहे हो, दैट इज द वन थिंग, ठीक है। सो इस चीज को यूज करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस में देखो हम लोग कैसे इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो विल बी सीइंग सम मोर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया था, विल बी सीइंग सम मोर क्वेश्चंस, बट उसमें जाने से पहले तुमको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। कभी कभी क्या होगा, जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती है, वो जूल वगैरह में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी एनर्जी को अगर तुम्हारे पास मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन है, तो पर मोल ऑफ फोटोन वो एनर्जी कितनी हो जाती है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन जो एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू, या फिर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन में कितना जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली 96.5 जैसा, ठीक है। ये किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन, ठीक है। तो एक फोटोन की एनर्जी अगर 1 है, तो 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी 96.5 है। अगर एक फोटोन की एनर्जी 2 है, तो उसको हम लोग 96.5 इंटू 2 किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन बोले। इसको नोट कर जाओ, ये मैंने नहीं बताया हुआ शॉर्टकट, इसको नोट कर जाओ। तो डाउट रहे तो बेझिझक एकदम पूछते जाने का है। ये वाली चीज 1 मोल के लिए इतनी होगी। अगर 1 मोल, मान लो मैंने बोला एक फोटोन इतनी एनर्जी लेकर आ रहा है, देन 1 मोल ऑफ फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आए, ठीक है। अथर तुमने कुछ पूछा था अभी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सर, हाँ जी। सर ये आपने केजी स्लैश मोल लिखा है। स्लैश नहीं है, पर बोल देते हैं। पर है। हाँ, ओके, थैंक स्लैश यू। का मतलब है पर, स्लैश ही लिख रहा हूँ बट दैट इंडिकेट्स पर। मतलब 1 मोल ऑफ फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आएगा, इफ यू आर हैविंग 1 फोटोन ब्रिंगिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना। ओके, तो स्लैश का मतलब है पर। अतः जो लास्ट तुम पॉइंट बोल रहे थे वही मैंने बोला। मान लो एक फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है, तो 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इफ दैट आई आस्क यू, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल रेंज जो आता है किलो जूल में, दैट नंबर विल बी 96.5। तो अगर तुमने किसी ने बोल दिया इफ 1 फोटोन की एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बिकम 96.5 इंटू एक्स किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन, ठीक है। डन सर। ओके, सो अब जैसे आप फोटोन के नंबर में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर फोटोन का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जाता है उसके टर्म में एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। सो राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं।
So question is, if a 100 watt bulb, if a 100 watt bulb radiates energy of, मान लो 10⁻15 हर्ट्ज जैसा कुछ ले लो, ठीक है, 10⁻15 हर्ट्ज frequency, then calculate the number of photons emitted by bulb in 1 hour. In 1 hour. चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, किसी का आया क्या कुछ आंसर? वॉट का मतलब क्या होता है? पावर हाँ, पावर 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 होता है ना, और उस पावर को और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकेंड. व्हाट इज नथिंग बट जूल पर वर्क सेकेंड. अपॉन टाइम। पर सेकेंड कितना जूल रेडिएट कर रहा है बल्ब, ठीक है. सो 100 वॉट का मतलब है 100 जूल पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में अगर 100 जूल एमिट कर रहा है तो 1 आवर में कितना एनर्जी एमिट करेगा वो निकाल सकते हैं ना. एंड दैट एनर्जी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. फोटोन में से एक फोटोन की एनर्जी के लिए न्यू दिया हुआ है, तो एन फोटॉन्स अगर मान लो तो एन फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाती है? एन इंटू एच इंटू न्यू, है ना. सो लेट द बल्ब emits n photons in 1 hour. So n photons की एनर्जी कितनी हो जाएगी? So energy of n photons becomes n into h into nu, है ना. ये तो सीखा है. तो ये एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, बाद में कैलकुलेशन एक साथ लेकर आएंगे. और अभी हम लोगों को पता है कि वो इतनी कितनी एनर्जी निकालेगा, तो 1 सेकेंड में 100 जूल, तो 36 100 सेकेंड में कितनी, तो उन दोनों को बराबर कर देंगे. सो n इंटू एच इंटू न्यू विल बी 100 इंटू 3600 जूल. इज इट ओके? देख लो किसी को डाउट है? क्लियर है ना. सो अब इसमें से n निकालना है, h भी पता है, न्यू भी पता है, नंबर्स भी पता है. सो n इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये वैल्यूज मैंने बताया हुआ है, इंटू 10⁻15 इक्वल्स 100 इंटू 3600, है ना. ठीक है. सो देन n विल बी 100 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय, ये दोनों देखो मिलकर क्या हो गया, 6.626 इंटू 10⁻⁻19. तो ऊपर जाकर वो 10⁻+19 हो जाएगा. तो यू आर हैविंग 36 बाय 6.626 इंटू 10⁻23. ये अप्रोक्सीमेटली नंबर 5.4 जैसा कुछ आ जाएगा, वो चेक कर लोगे, ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली दिस नंबर इज कमिंग 5.4. Any doubt? Any step you're not clear about? Just ask. सर ये 36,000 कहाँ से है? 3600 1 सेकेंड में इतना जूल, तो 1 आवर में कितना, तो आवर में कितने सेकेंड होते हैं 1 आवर में? 36 नहीं 3600. 3600 ना. 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 1 आवर में कितने सेकेंड? 3600 ना. 60 into 60 60 into 60 is 3600. So 1 hour is 3600 seconds. Okay.
पूछते जाओगे, कहीं भी झिझकना नहीं है। सर लास्ट का स्टेप एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ से या इसके बाद? सर लास्ट वाला, सर this one? नीचे, या सर, यस सर। ये वाला ना, ये तो कैलकुलेशन है। ये देखो ना, ये इधर राइट साइड है, और इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या डिवाइडेड में हो जाएगा ना? क्लियर है पॉइंट? राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना? यस सर। ओके, तो ये पूरा मैं क्या किया, इस पूरे में देखो, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 हो जाएगा ना? यस सर। ये 10⁻6.626 इंटू 10⁻19 को डिवाइड कर दिया है ना, दैट्स वन थिंग। अब उसमें से क्या किया मैंने, 10 वाले सारे एक साथ ले लिए, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 10⁻4 हो गया। जो नीचे 10⁻19 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+19 है ना, तो 10⁻+19 इंटू 10⁻+4 दोनों मिलके क्या हो गया, 10⁻23। ठीक है, और ये बचा हुआ जो 36/6.626 है उसको अलग से लिख लिया। If you solve this number, approximately you'll be getting 5.4. ठीक है, तो 5.4 into 10⁻23. Is it okay? यस सर। चलो, तो ये एक टाइप का एप्लीकेशन है जहां तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात पूछ रहे हो, यू आर रिलेटिंग इट टू द पावर ऑफ द बल्ब, है ना, दैट्स वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा टाइप क्या होता है, सिंपल एनर्जी के टर्म में देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख रहे हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A photon with wavelength मैं ले लेता हूँ 300 angstrom या 300 nanometer is absorbed by a dye, कलर जो होता है ना dye, and as a result complete absorbed energy is released in the form of two photons if one emitted photon has energy, if one emitted photon has energy, has wavelength 900 nm, then calculate the wavelength of other emitted photon. इसको सॉल्व करो। एक फोटोन आया कुछ एनर्जी लेकर, और उस एनर्जी को दिए हुए डाई के मॉलिक्यूल ने दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसमें से एक फोटोन के लिए वेवलेंथ दिया हुआ है तो दूसरे फोटोन का वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या करना है, आने वाली एनर्जी को जाने वाली एनर्जी के बराबर कर देना है।
क्या करना है हम लोगों को, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन को बराबर कर देना है एनर्जी ऑफ फर्स्ट एमिटेड फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ सेकेंड एमिटेड फोटोन। है ना, ये तो करना है। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, तो डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है। देखो देखो तुमको कौन सा फॉर्मूला सूट करता है। आएगा किसी का आंसर? इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट शॉर्टकट सीखा था ना, 1240 बाय सर 179.9 है क्या आंसर? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि फोटोन की का वेवलेंथ अगर कम हुआ तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है ना। तो 300 से कम अगर वेवलेंथ लोगे तो उसकी एनर्जी तो 300 वाले फोटोन से भी ज्यादा होगी। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि उस एनर्जी को तुमने दो पार्ट में बांटा है, तो हर पार्ट की एनर्जी इस आने वाले फोटोन की एनर्जी से तो कम ही आनी चाहिए ना। यू मस्ट हैव द आंसर मोर देन 300 ऑलवेज, है ना। 300 से कम का आया हुआ कोई भी आंसर डेफिनेटली रॉन्ग। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1240 डिवाइडेड बाय 300, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, and that will be equal to 1240 by 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1240 बाय, मान लो ये लैम्डा एन एनएम कुछ रहा होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। बस 1240 कैंसिल आउट हो जाएगा सब में। तो वी हैव 1240 बाय 1240 तो कैंसिल आउट ही कर दिया, सो 1 by 300 equals 1 by 900 plus 1 by lambda in nm। इसी को सॉल्व कर जाना है। तो 1 by lambda in nm जो आने वाला है दैट इज 1 by 300 minus 1 by 900, so that will become 3 minus 1 2, so 1 by 450, so that's why lambda in nm कितना हो जाएगा, 450 nm is the answer। Is it okay? डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझोगे इसको। ये देखो ना 1240 यहाँ भी है, 1240 यहाँ भी है, 1240 यहाँ भी है, कॉमन ले लो ना, 1240 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना 1240 इंटू 1 बाय 300, यहाँ भी 1240 कॉमन ले लो, 1 बाय 900 प्लस 1 बाय लैम्डा। ठीक है, ओके। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? इन जनरल एक बार फिर से समझा देता हूँ। आने वाली एनर्जी एक फोटोन के साथ आई थी, और वो सारी की सारी एनर्जी देखो क्या लिखा है, the complete absorbed energy is released in the form of 2 photons। मतलब मान लो मैंने बोला 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आए, यहाँ नहीं आ रहा है वैसा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए, तो मैंने आने वाले सारे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया। मतलब पहला पार्ट का एनर्जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बचे हुए पार्ट का कितना होगा, 4 आया, उसमें से एक तरफ मैंने 1 फेंक दिया, तो दूसरी तरफ कितना फेंका, 3, है ना। सो दैट्स व्हाई, तो आने वाले एनर्जी के फोटोन की एनर्जी को मैंने जाने वाले दोनों फोटोन की एनर्जी के समेशन के बराबर कर दिया, है ना। अब उसके आगे की कहानी फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीखा था। इफ यू आर नोइंग द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन नैनोमीटर, देन 1240 बाय दैट वेवलेंथ विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन की। वैसे ही ट्रिक तीनों जगह लगा दिया। ये लगाने के बाद देखा कि यहाँ 1240 कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी हैव गॉट दिस सिंपल इक्वेशन, 1 by lambda is 1 by 300 minus 1 by 900।
इसको सॉल्व किया तो आया 1/450, सो लैम्डा विल बिकम 450। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस कवर कर रहा हूँ, ठीक है? sample of dye absorbs photons of frequency 3.5 into 10 raised to 15 hertz and 75% of absorbed energy is released in the form of photons with frequency 2.1, that's about 1.4 into 10 raised to 15 hertz. Calculate the number of photons emitted. Calculate the ratio of number of photons emitted to the number of photons absorbed. इसको ट्राई करो। Any आंसर? इस बार क्या है, आने वाले फोटॉन्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उनके कुछ नंबर मान लो n1 फोटॉन्स आते होंगे, तो कितने टोटल एनर्जी है? n1 इंटू एच इंटू न्यू1, इसको न्यू1 मान लो, उसका 75% इज बीइंग रिलीज, तो इसका 75% तुम कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ n1, और फिर दैट विल बी इक्वल टू जाने वाले फोटॉन्स की एनर्जी, तो मान लो n2 फोटॉन्स जा रहे हैं। तो एक हिंट देता हूं, क्या मानना है, ये जो डाई का सैंपल है, हैविंग द डाई का सैंपल, इसमें n1 फोटॉन्स आ रहे हैं विद फ्रीक्वेंसी न्यू1 और जा रहे हैं n2 फोटॉन्स विद फ्रीक्वेंसी न्यू2। तो आने वाली एनर्जी का 75% इज जाने वाली एनर्जी। तो अगर मैं बोलूं एनर्जी ऑफ, हाँ जी सर n1 by n2 140 by 262.5 आता है क्या? पहली बात तो तुमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोला, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, दैट्स वन थिंग, बट सेकेंड थिंग इज क्या पूछा है वो ध्यान से देखो, क्योंकि हो सकता है तुम आंसर बोले मुझे, तुम बोलोगे मुझे 6/7 और मैं बोलूंगा नहीं आंसर तो 7/6 है, क्या गड़बड़ हो गया बताओ? मान लो तुमने बोला 6/7, मैं बोलूंगा नहीं 7/6 इज द राइट आंसर, क्या गड़बड़ कर दिया तुमने? सर मतलब किसका रेशियो किससे निकाला उसमें गड़बड़ हाँ, हो रही है। पहले क्या लिखा है वो ध्यान से देखो, टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, तो जाने वाले का डिवाइडेड बाय आने वाले का करना है, तुम जो बोल रहे थे उल्टा बोल रहे थे पहले, ठीक है? सर देन यू हाँ आर गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड नंबर, वो नहीं आ सकता, ठीक है? देखते हैं उसको। सो अगर मैंने बोला आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स n1 है और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, न्यू1 इज गिवन, सो बाद में उसका नंबर्स रख देंगे, तो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन्स कितनी हो जाएगी? n1 इंटू एच इंटू न्यू1 है ना, यही तो सीखा है,
और एनर्जी ऑफ रिलीज्ड फोटॉन कितनी हो जाएगी, तो N2 इंटू एच इंटू न्यू टू, है ना। अब बोला ये एनर्जी जो रिलीज हुई है दैट इज 75% ऑफ दिस थिंग, तो हम लोग बोलेंगे N2 इंटू एच इंटू न्यू टू इज 75% ऑफ N1 इंटू एच इंटू न्यू वन इंटू 75%। इज इट ओके? यहाँ तक कहीं डाउट है? नो सर। चलो, सो अब इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो एच एच कैंसिल आउट हो जा रहा है, कोई कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। एच एच देखो कैंसिल आउट हो गया, तो N2 बाय N1 अगर पूछा है तो एच एच कैंसिल आउट हो गया, तो इधर गया न्यू वन बाय न्यू टू इनटू 75 बाय 100, दैट विल बी न्यू वन देखो कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻15 एंड ये वाला जो दिया हुआ है दैट इज 1.4 इंटू 10⁻15 इंटू 75 बाय 100 इज नथिंग बट 3/4 हो गया, है ना। तो इसमें देखो 10⁻15 कैंसिल आउट हो गया, ये देखो 35/14 कर भी लोगे तो 5/2 आ जाएगा 7 से कैंसिल करके, सो यू आर गेटिंग 5/2 इंटू 3/4 एंड दैट इज 15/8। इतना सिंपल आंसर आया। देखो लोग बोलेंगे रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ photons emitted to the number of photons absorbed will be 15/8, that is the answer। सर मुझे भी सेम ही आ रहा है, मतलब जिससे किया था ना। दैट इज ओके, लेकिन तब तुमने बहुत हाँ, कॉम्प्लिकेट करके कॉम्प्लिकेट हो गया था। हाँ हाँ उतना करना नहीं है, बहुत सिंप्लीफाई करके चलना है ना। कैरी द कैलकुलेशन टिल एंड, हाँ, एंड में हो मैंने पहले ही सकता है। कर दिया था सर, इसलिए हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ मैं, यू आर हैविंग लिमिटेड टाइम आल्सो ना एग्जाम हाँ में, सर। दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर कि क्या करो ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना कैरी द कैलकुलेशन। हो सकता है एंड में बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाए, जैसे मैं चाहे तो मैं एच इंटू न्यू निकाल के बैठता, बाद में पता चला एच एच कैंसिल हो गया, क्या फायदा उसको निकालने का, है ना। सर वैसे ही एच इंटू न्यू करके और नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ एच एच कैंसिल होने के बाद न्यू वन बाय न्यू टू आया, उसमें देखो 10⁻15 भी कैंसिल आउट हो गया, 3.5 और 1.4 भी बहुत सिंपली 5/2 आ गया ना। सो दैट्स व्हाई कैरी द कैलकुलेशन टिल एंड, एंड में अगर जरूरत पड़े कैलकुलेशन करने की तो करो, बट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, नॉट कॉम्प्लिकेट इट, है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। मैंने सर वहाँ हाँ जी, सर 3/4 कहाँ से आया? ये 75/100 क्या होगा, 25 से कैंसिल आउट करो ना, ओके सर, ओके सर। है ना। चलो एनी अदर डाउट? सर मैंने उधर 3.5 इंटू 75 कर दिया था, इसलिए फिर वो लंबा हो गया था वो शायद। और कॉम्प्लिकेट हो गया ना, इसलिए हाँ वही। एकदम सिंप्लीफाई करना है अपन को, तोड़ना है ना, ऐसा हाँ नहीं कि और पार खड़ा कर लेना है ना। हाँ सर। अब देखो क्या होगा ना, मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ यू आर फेसिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट ऑब्जर्व कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्व करते करते यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरे को आप पता है कि अगर न्यू दिया हुआ है तो एनर्जी विल बी एच इंटू न्यू फॉर वन फोटोन, एन फोटोन की एनर्जी विल बी एन इंटू एच इंटू न्यू। ये देखो 3 बार यूज कर दिया ना, वो बल्ब वाले में यूज किया, यहाँ पे यूज किया है ना, चलो एक बार और यूज कर लेते हैं। सर हाँ, सर ये आंसर फ्रैक्शन में ही रखना है? दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस ना, ओके सर। है ना। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में आंसर करेंगे, डेसिमल में दिया तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो एक तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ photons required to increase temperature of 5 gram water from 20 degrees C to 22 degrees C if specific heat capacity of water
is 4.2 joule per gram per degree C, and या फिर कॉमा वेवलेंथ ऑफ फोटोन is मान लो 5000 angstrom, and only 75% of energy of photons can be converted to heat the water. ये 80% लिख लो, तुम्हारे मॉड्यूल में 80% लिखा हुआ है, चलो 80%। वाटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ले जाने के लिए हीट कितना चाहिए होता है, तो हीट एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, साइड में चलो लिख ही देता हूं मैं, ये सब धीरे धीरे फिजिक्स में आता जाएगा। हीट एनर्जी अगर क्यू पूछे कोई, तो दैट विल बी m into s into delta t. Delta t is change in temperature. This is specific heat capacity, and this is mass. ठीक है, इसको यूज कर लेना इस फॉर्मूला को। सर 21 है क्या आंसर? इतने कम तो हो ही नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर वो सर वो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना एनर्जी को? हाँ, तुम जो एनर्जी ला रहे हो कंसिस्टेंटली तुमको देखना पड़ेगा ना, तुम्हारी रिक्वायरमेंट अगर जूल में है तो तुमको भी एनर्जी जूल तक जानी पड़ेगी, है ना। वो जूल तक जाने का तरीका अलग अलग हो सकता है तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम करके फिर वहां से जूल में कन्वर्ट करो, दैट इज वन वे, या फिर स्टार्ट से एसआई यूनिट में चल लो, दैट इज अनदर वे, है ना। सो इस फॉर्मूला से हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा ना। हीट एनर्जी required will be m into s into delta t. मास कितना दिया हुआ है वाटर का, 5 ग्राम, ये कितना दिया हुआ है 4.2, एंड डेल्टा टी कितना है, व्हाट इज डेल्टा टी, 2 डिग्री सेल्सियस है ना। तो डिग्री सी हो या केल्विन हो, चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। तुम इसको डिग्री सी से केल्विन में भी कन्वर्ट कर दोगे, डिफरेंस लोगे तो विल बी गेटिंग 2 अगेन, है ना, क्योंकि इसमें भी 273 ऐड किया, इसमें भी 273 हाँ ऐड, सर, डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो डेल्टा टी के लिए तुम किसी भी यूनिट में काम करो, डिग्री सी में केल्विन में, बोथ आर सेम। सो यहां से ये देखो कितना आ गया, 42 जूल, है ना, हाँ सर, दैट इज 42 जूल। लेकिन अब तुम जितने फोटोन की एनर्जी लाओगे उसका 80% सिर्फ यूज होगा, दैट मींस आने वाले फोटोन की एनर्जी का 80% शुड बी इक्वल टू 42। लेट n photons be required, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, n इंटू एच सी बाय लैम्डा, है ना, ये तो पढ़ा था, और उसका 80% विल बी यूटिलाइज्ड एज हीट, सो दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू 42। अब इसमें से h मालूम होता है, c मालूम होता है, लैम्डा मालूम है, लेकिन यहाँ चूंकि एसआई यूनिट में काम कर रहा है तो लैम्डा को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट विल राइट, n into 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by, और ये लैम्डा जो आया दैट इज 5000 into 10 raised to minus 10 हो जाएगा, है ना, अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, and that into 80 by 100 will be equal to 42। तो सबको इकट्ठा कर लो। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू देखो क्या क्या आ रहा है। सो पहली बात, ये नीचे वाली चीज उधर जाके ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली चीज उधर जाके नीचे हो जाएगी, दैट्स वन थिंग। तो 42 into
नीचे वाली चीज है 5000 10⁻⁻10 एंड इधर से 100 डिवाइडेड बाय, और ये ऊपर वाली चीज जो है वो उधर नीचे जाएगी, दैट इज 6.626 इंटू 10 ये इसको इकट्ठा कर ही लेते हैं अभी से, 10⁻26 हो जाएगा ना, इंटू 3 इंटू 10⁻26 इंटू 80। ठीक है, अब इसमें भी 10 का हिसाब किताब अलग कर लेते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे 42 इंटू 5 एक साथ रखते हैं, डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 3 इंटू 8 इतना रखते हैं एक साथ, और फिर इंटू, अब जो हटा दिया है वो क्या है, इसके 3 और इसके 2 और इसके -10 मिलके 10⁻5 हो गए, और नीचे ये देखो इसका 10 हटा दिया 10⁻25, दैट गिव्स यू, ऊपर देखो ये थोड़ा बहुत कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 8, या फिर चलो इसको 35 कर लो कैंसिल आउट करके, और यहाँ 4 हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा इंटू 10⁻20, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। और अब इसको जब सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.32 जैसा आ जाएगा, इसको देखो ये 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना, दैट विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 1.32 इंटू 10⁻20। इसी में पूछ दिया जाए हाउ मेनी मोल्स ऑफ फोटॉन्स विल बी रिक्वायर्ड, तो इस नंबर में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। नोट कर लो, स्टेप्स चेक कर लो, किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत आए तो पूछ लो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। A sample of gaseous I2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, molecules is subjected to photons of wavelength 620 nm. If one photon interacts with one molecule of I2 only, and bond energy of I2 is 241.25 kilojoule per mole, then calculate kinetic energy of each I atom in electron volt after dissociation of molecule. समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन इट, है ना, रॉन्ग होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने आया तो सीख के जाएंगे। बताओ जरा, किसी को कुछ समझ में आया हो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या हो रहा होगा? नंबर्स की बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। बताओ कोई, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट, यू मे बी रॉन्ग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन विल ट्राई टू एक्सप्लेन? नो वन? सर क्वेश्चन नहीं समझा। कोई और, कोई कुछ तो ट्राई किया, कुछ तो समझा होगा, इतना कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ तो समझा होगा, जो समझा वही बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं।
तभी तो सीखेंगे ना। सर मतलब I2 का मतलब एक फोटोन जो रहता है I2 का वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। हाँ, अ, दैट्स ओके। अ, और वो क्या करेगा, इस इंटरेक्शन का मतलब क्या है? वो बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। I2 मॉलिक्यूल है ऑलरेडी, मतलब आई और आई के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना। आई और आई के बीच में, ये थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना कि ये बॉन्ड बना हुआ रहता है। मॉलिक्यूल का मतलब है एटम्स आर बॉन्डेड, है ना। हाँ सर। उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को बनने में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर उसको ब्रेक करना है, देखो वर्ड यूज किया ना, आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ये जो एनर्जी आ रही है, ये इसको ब्रेक करना चाह रही है ना। हाँ सर। तो ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट दी हुई है कि इतना बॉन्ड एनर्जी कहीं लिखे, मतलब दैट मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो वो दिया हुआ है। और आने वाली एनर्जी के फोटोन, आने वाले फोटोन की एनर्जी के लिए तुमको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मान लो ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट y इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आने वाला फोटोन जो है वो y+2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर। जस्ट आई एम गिविंग यू वन केस। तो ब्रेक करने में कितना खर्च हुआ? ब्रेक करने में कितना खर्च हुआ? y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो बोला मैंने। y इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया ब्रेक करने में, एक्स्ट्रा कितना बच गया? 2। मान लो इधर की रिक्वायरमेंट थी कि तुमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेंगे ब्रेक करने में, और तुमको मैंने दे दिया एक ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी थी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 तो खर्च हो गए ब्रेक करने में ना, बच कितनी गई? Yes, sir. 2 2 इलेक्ट्रॉन electron वोल्ट। volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया है ना। हाँ, नाउ हिमांगी इज राइट दैट 5 कंज्यूम हो गया, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो गया, रह गया एक्स्ट्रा, वो क्या करेगा? वो ये दोनों आइटम बांट लेगा आपस में, है ना। तो ईच आयोडीन एटम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1. 1 1 है ना, 2 आए तो आधा आधा बांट लिया। इसका मतलब है इफ यू नो दिस रिक्वायरमेंट, इसको ब्रेक करने में कितना लगता है, और आने वाले फोटोन का तुमको एनर्जी अगर मालूम है, यू कैन टेक द डिफरेंस एंड डू द हाफ ऑफ दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच आयोडीन मॉलिक्यूल। इज इट ओके? Yes, sir. तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो देखो मोल में दिया, तो अगेन किलो जूल पर मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल में जा सकते हैं ना हम लोग, 96.5 वाला। Yeah. फिर से मैं समझा रहा हूँ, यू आर हैविंग आयोडीन, आयोडीन मॉलिक्यूल का मतलब होता है आई आई एटम के बीच में देयर इज अ बॉन्ड जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कंज्यूम हो, एंड टू ब्रेक द बॉन्ड यू आर सेंडिंग फोटोन। बट जो फोटोन तुम भेज रहे हो उसके पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी, मतलब अगर ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट इज 5, यू आर सेंडिंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर सेंडिंग? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 5 तो कंज्यूम हो गया और आई आई ब्रेक हो गया, बट बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या होगा? उसमें से एक एक दोनों आयोडीन एटम बांट लेगा। दैट मींस दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 आयोडीन एटम्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। दैट इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ये जो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी is given as 241.25 किलोजूल पर मोल। मैंने बताया था ना 96.5 का एक फैक्टर होता है किलोजूल पर मोल से, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल में जाना है तो 96.5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 241.25 डिवाइडेड बाय 96.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल, ठीक है। कभी भी किलो जूल पर मोल ऑफ समथिंग से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर दैट थिंग अगर जाना रहे तो 96.5 से डिवाइड कर लोगे, उल्टा जाना रहे तो 96.5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी कमिंग, एक्चुअली मैंने नंबर बिल्कुल सेट करके दिया था, इट विल बी कमिंग 2.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है वो हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, दैट इज नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1240 बाय 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ उल्टा कर दिया, रुक जाओ इसको क्या करो ना, 310 कर लो।
इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा ज्यादा कम दे दिया, वेवलेंथ ज्यादा दे दिया, 310 कर लेना इसको, मेक दैट करेक्शन 310, क्योंकि ये सफिशिएंट ही नहीं रहेगा, इसको मेक दैट 310, तो नाउ इट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करेक्शन किया ना सब लोगों ने, मेक दैट एज 310 nm, नाउ इट इज कमिंग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जस्ट मैंने बताया था आई को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और तुम जो भेज रहे हो दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एक्स्ट्रा आ गया, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी इज देयर, फोर भेजा, 2.5 इज द रिक्वायरमेंट टू ब्रेक देम, एक्स्ट्रा कितना आ गया, 4 माइनस 2.5 ना, दैट इज 1.5, यस 1.5. तो एक्स्ट्रा एनर्जी available per molecule for each molecule is 4 minus 2.5 electron volt, that is 1.5 electron volt। तो इसी में से क्या करेगा, दोनों आयोडीन एटम आ गए, बांट लेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी को। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच आई एटम विल बी हाफ ऑफ दैट, है ना, that will be 0.75 electron volt, that is the answer। is it okay? देख लो सारे स्टेप्स, कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं है बेझिझक पूछ सकते। सर वो काइनेटिक एनर्जी वाला लास्ट स्टेप समझा दो ना। हाँ, जैसा मैंने पिछली बार समझाया था ना, I2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट हम लोगों ने 2.5 निकाल लिया, ठीक है, लेकिन तुमने जो भेजा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेज दिया, तो एक्स्ट्रा भेज दिया ना। मतलब मैंने बोला कि तुमको कुछ काम करना है, तुमने मुझे बोला कि तुम 2 लोग हो जिनको काम करना है कुछ, तुमने बोला 10 रुपए लगेंगे, खर्च होंगे एक्चुअली, ठीक है, या फिर समझ लो तुम 2 भाई हो और तुमको मैंने बोला कि मेरे को एक सामान ला दो, तुमने बोला मतलब मैंने बोला 15 रुपया दे दिया मान लो, और बोला कि लेके आ जाओ ये सामान, तुम दुकान में गए और पता चला वहां 10 ही रुपये में आ रहा है, क्या करोगे, 5 रुपए बच मुनाफा नहीं जाएंगे। दिखा, बेईमानी कर, क्या करोगे, 5 रुपए रख लेंगे अपने पास। 2 भाई हो, हाँ तो फिर 2.5 में। 2.5 रुपये रख लोगे ना, 2.5 हाँ 2.5 वही है। ये 2 भाई है, हाँ इनको पापा ने बोला काम करो, और काम करने के लिए 4 रुपये, काम करने में खर्च जो हुए रुपये या सामान लाने में जो खर्च हुए वो 2.5, एक्स्ट्रा बच गया कितना, 1.5. 1.5। क्या किया दोनों भाई ने, डिवाइड कर लिया 2। 75 पैसे बांट लिए, ठीक है, हाँ सर। चलो डॉलर में ले लो, 75 पैसा चलता नहीं आजकल, 75 सेंट्स बांट लिए ना, क्लियर ना, हाँ सर। चलो ओके। सो दिस वाज प्लैंक थ्योरी, बोल लो मैक्स प्लैंक की थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और प्लैंक्स आइंस्टीन्स इक्वेशन। इन चीजों को हम लोगों ने देख लिया और इनका एप्लीकेशन भी सीख लिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी थ्योरी से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका क्या काम है, तो इसको बोर ने अपने मॉडल में यूज किया। वहां तक जब बोर मॉडल देने की कोशिश कर रहे थे, दैट वाज अराउंड 1911 जैसे, ठीक है, 1911 से 13 का पीरियड था वो, जब बोर वाज वर्किंग ऑन दीज थ्योरीज, तो उस समय तक ये थ्योरी आ चुकी थी। जैसा मैंने बताया 1880s में प्लैंक की का ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला एक्सप्लेनेशन आ गया था 1880s के टाइम पे, और 1905-6 में आइंस्टीन को इनफैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिल भी चुका था उस अराउंड, या फिर उस समय तक थ्योरी तो आ चुकी, ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ही क्लियर हो चुकी थी उस समय तक कि नाउ लाइट कैन बी कंसिडर्ड टू हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, तो जहां जिसकी जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोर ने एटम्स के लिए भी ये क्वांटम थ्योरी या फिर समझ लो फोटोन की थ्योरी को यूज किया कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वी नीड टू टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने आगे यूज किया,
लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें यूज की, चूंकि तुम्हारा चार्ज का इंट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पूरा ब्रांच है फिजिक्स का जो तुमको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा डिटेल में इन फिजिक्स, ठीक है। वहां की जो जरूरत वाली चीजें वो मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा, जहां जहां जरूरत आएगी वहां वहां मैं बताता चलूंगा, ठीक है। इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? बिकॉज वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट सेक्शन। Yeah, sir. Okay, so we are entering into Bohr's atomic model. So we are entering into Bohr's atomic model. मॉडल बोल लो, एटॉमिक थ्योरी बोल लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बोर ने कहा भाई मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर सकता, एक काम करते हैं सिंपल मॉडल पे काम करते हैं। यू आर हैविंग जस्ट वन न्यूक्लियस व्हिच इज टोल्ड बाय द रदरफोर्ड। अच्छा, मैंने तुमको एक थ्योरी बताई थी, कहानी बताई थी कि बोर जो थे उनके पास एक जॉब ऑफर था बट दैट वाज पेंडिंग फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब नेक्स्ट 1 ईयर के बाद की ज्वाइनिंग थी। और उसके लिए उस समय ये रदरफोर्ड वर्सेस थॉमसन चल रहा था बाहर, ठीक है। हेमांगी डाउट है क्या? हेमांगी एनी डाउट? चलो ठीक है, जब तक बोलती है हेमांगी तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि बोर के पास 1 साल का टाइम था और उस समय रदरफोर्ड वर्सेस थॉमसन काफी चल रहा था कि मैं सही तो मैं सही, या फिर उनके फॉलोअर्स जो थे वो कह रहे थे नहीं रदरफोर्ड सही है, रदरफोर्ड के फॉलोअर्स बोल रहे थे थॉमसन के फॉलोअर्स थॉमसन के लिए बोल रहे थे। तो बोर्ड डिसाइडेड दैट कि अभी अपने पास 1 साल का टाइम है, एक काम करता हूँ आई विल वर्क विद रदरफोर्ड एज वेल एज विद थॉमसन और देखता हूँ उनकी डिटेलिंग वो लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, देन आई विल सी कि मुझे क्या सही लगता है। तो ही स्टार्टेड विद रदरफोर्ड क्योंकि उनको लगा कि रदरफोर्ड ने पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है थॉमसन के मॉडल में और वो बाद का मॉडल दे रहे हैं, तो लेट्स वर्क विद रदरफोर्ड फर्स्ट। तो ही स्टार्टेड वर्किंग विद रदरफोर्ड, he started working with Rutherford and he continued it for 3 4 5 months। लेकिन उसका एंड होते होते ही गॉट द अर्जेंट कॉल फॉर हिज जॉब, जो 1 साल के बाद होने वाला था वो 5 6 महीने के बाद ही वो अर्जेंट कॉल आ गया कि नहीं आप अभी ज्वाइन कर लो। बट जाते जाते उन्होंने देखा कि रदरफोर्ड के साथ काम करके और पूरी डिटेलिंग जो उन्होंने की, he told that कि थॉमसन तो रॉन्ग है ही है, वो तो साफ साफ पता चल रहा है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज द राइट एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू ये समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता, इट हैज टू बी कन्फाइंड। That part is right by Rutherford, but Rutherford मॉडल में भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैंने तुमको बताया, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल which is moving under the influence of attractive force, so it should lose its energy continuously in the form of radiation if Rutherford model is right. Then if it is losing its energy continuously, it will ultimately fall into the nucleus, so that model or that structure is not stable, and that's why we can say this model is invalid। तो अगर वैलिड नहीं है वो मॉडल तो वैलिड क्या है? दैट वाज गिवन बाय नील्स बोर, जिसको हम लोगों ने कहा बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये बड़े स्मार्ट आदमी थे, इन्होंने काफी सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे बाद में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम वगैरह का, तो वहां पर जाके देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व रिजल्ट थे जिनको इन्होंने अपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से जस्टिफाई किया। जस्टिफाई करने के प्रोसेस में ही मेड सम अजम्पशन जिसका बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, बट ही टोल्ड दैट कि अगर ऐसा मान लो ना तो देखो मैं सारे राइट रिजल्ट लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो वो मान लेने से चूंकि सारे रिजल्ट्स आ रहे थे एंड दैट वाज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट कन्विंसिंग मॉडल एंड दैट्स व्हाई इट वाज एक्सेप्टेड। लेकिन बाद में अगेन हम लोग जानते हैं कि लेटेस्ट मॉडल इज नॉट द बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड दैट्स व्हाई इट विल आल्सो बी रिजेक्टेड, बट इट वाज हैविंग सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रुथ अगेन। कुछ चीजें उन्होंने जो बोली वो बात तक देखोगे लेटेस्ट मॉडल में भी कैरी होगा, और कुछ चीजें तुमको नंबर्स जाने पहचाने जो यहाँ तुम देखोगे वहां भी दिखेंगे, तो इसलिए अभी भी बोर्ड को काफी अप्रिशिएट किया जाता है। लेटेस्ट मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स। बोर के टाइम पे उस समय जिस समय उन्होंने ये मॉडल दिया था उस समय क्वांटम मैकेनिक्स वाज नॉट डेवलप्ड एंड दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करते हुए ही थोड़ा बहुत शॉर्टकट लेके वहां तक पहुंचा दिया जो थ्योरी आई ही नहीं थी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से दैट कि बोर वाज वेरी स्मार्ट पर्सन। तो वो शॉर्टकट क्या था, कहां पर उन्होंने थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स से थोड़ा अलग होके उन्होंने बात की, वो भी देखेंगे स्पेसिफिकली पॉइंट। लेकिन एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं।
सबसे पहले जो मैं बोला था, उन्होंने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में जाने से पहले एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सिस्टम की बात करते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब न्यूक्लियस में हो सकता है प्रोटॉन ज्यादा हो, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होना चाहिए। दैट मीन्स एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, इसके इंट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज यही आती है, इनके मॉडल की लिमिटेशन है कि ही वाज टॉकिंग अबाउट जस्ट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? हीलियम, हाँ, हीलियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 1, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर मेरे को हीलियम स्टडी करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके दो इलेक्ट्रॉन में से एक को भगाना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ सर। भगाने का मतलब क्या है? हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो क्या हो गया? आयन। आयन बन गया, हीलियम प्लस बन गया, है ना। ठीक है। हाँ सर। लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन, बट मेरे को बोर्स थ्योरी पढ़नी है लिथियम की। क्या करेंगे? तीन इलेक्ट्रॉन में से क्या करना होगा? और दो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालने भगाना पड़ेंगे। पड़ेगा। क्या बन गया वो? वापस आयन बन गया वो। कौन सा आयन? 2+, Li2+। लिथियम 2+ है ना। हाँ। वैसे बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन, कितने भगाए? 3। तो किसकी स्टडी कर पाएंगे? बी बेरिलियम 3+ की। बेरिलियम 3+। समझ में आया ना। हाँ सर। सो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, बोर्स एटॉमिक मॉडल is valid only for single or one electron system. This is also called uni-electron system, और इसी का एक और नाम है, चूंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रल स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको और हाइड्रोजेनिक सिस्टम और एच लाइक सिस्टम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो आपने अभी सम किया था, लास्ट सम, हाँ, उसमें 96.5 क्या था? मैंने कन्वर्जन बताया था ना, एक ट्रिक, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फोटोन अगर मालूम है तो उससे किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन के लिए जाने के लिए क्या करते थे? 96.5 से मल्टीप्लाई कर देते थे ना। यस सर। यहाँ पर उल्टा अच्छा, काम किया। इस ओके बार ओके। किलो जूल पर मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर दैट थिंग, वो फोटोन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। ठीक है। सो किलो जूल पर मोल ऑफ समथिंग से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल पे आने के लिए 96.5 से डिवाइड कर। ठीक है। ओके। चलो, ओके। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्स मॉडल। इन दिस मॉडल सबसे पहली चीज विच इज लिमिटेशन आल्सो, कि अगर हम लोगों को बात करनी है तो हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर सकते हैं। न्यूट्रल स्टेट में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है, दैट इज हाइड्रोजन। सो फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं एच की, लेकिन हीलियम की बात करनी होगी तो न्यूट्रल हीलियम की बात नहीं कर सकते, वी नीड टू टॉक अबाउट हीलियम प्लस। वैसा ही लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, बोरॉन 4+, कार्बन 5+, एटसेट्रा। यूरेनियम तक जाएंगे, मान लो बहुत पीछे जाते हैं, तो यूरेनियम तक अगर जाएंगे तो यूरेनियम का 92 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूट्रल यूरेनियम के पास 92 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वी नीड टू टॉक अबाउट यूरेनियम 91+, एटसेट्रा। एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। नो सर। नोट कर जाओ। तो सर आपने सब अनस्टेबल लिए? हाँ, मतलब इन्होंने बात की कि मेरे पास अभी जो है ना, अभी जो जिस सिस्टम की बात करूंगा, अपन को एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल सी चीज है ना। तो दीज आर थ्योरेटिकल मॉडल्स, है ना, कि ऐसा रहे तो क्या हो। ठीक है। ऐसा एग्जिस्ट करना स्टेबल है नहीं है वो बाद की चर्चा है ना, लेकिन अभी पर तो ये एक लिमिटेशन भी हो गया ना। हाँ, तो दैट इज द लिमिटेशन। तो जब हम लोग लिमिटेशन देखेंगे तो आई टेल यू कि दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, दैट वी कैन टॉक अबाउट जस्ट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन बोर्स मॉडल, है ना। यस सर। इट डजंट टॉक अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नोट कर जाओ इसको। डन सर।
ओके, सुनो, ये लिमिटेशन है कि हम लोग सिर्फ इनकी बात करने वाले हैं अभी इस पूरी थ्योरी में। हाँ, जो मैंने बोला था कि उन्होंने बोला कि कुछ चीजें मान लो, those things are called in science postulates। समझ लो दूसरी लैंग्वेज में assumptions, कि ऐसा मान लो कि ये चीजें होती हैं, देन आई विल शो यू कि मेरे कैलकुलेशन से ऑब्जर्व रिजल्ट मैच कर जाएगा। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स में क्या क्या थे? तो पहली दो चीजें वही थी जो रदरफोर्ड ने बोला था कि देयर इज अ न्यूक्लियस व्हिच इज containing all the positive charge and almost all the mass, an electron will be outside the nucleus and it will not be static, it will be moving in a uniform circular motion around the nucleus and the required centripetal force will be provided by the electrostatic force of attraction। clear है point? ये रदरफोर्ड की कहानी थी, है ना, वही कैरी किया है। सो राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, all the positive charge and almost all the mass of atom is confined or concentrated in extremely small space called nucleus। बोला रदरफोर्ड ने सही बोला, दैट्स वन पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन विल बी आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इट विल बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन moves around nucleus, nucleus as center होगा, in uniform circular motion and the required centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electron। ओके, डन। डन सर। ये दो पॉइंट तो वहीं से थे, फिर नया क्या है? नया तीसरे पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने कहा, अब रदरफोर्ड ने सिर्फ बोल दिया था इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है और वो घूमेगा पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इन्होंने कहा ये कहानी यहाँ पे थोड़ी सी बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी डिस्टेंस पे रहना न्यूक्लियस से अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स। का कुछ फिक्स डिस्टेंस है, उतने पे ही इलेक्ट्रॉन का रहना अलाउड है। बीच में, जैसे यहां से मैंने बोला यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ ठीक है, इसके पहले नहीं रह सकता और इसके बाद भी इस डायरेक्ट यहाँ पे रह सकता है, इस बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला पॉजिटिव यहाँ है, तो उन्होंने बोला यहाँ रहेगा, उसके बाद सीधा यहाँ रहेगा, इस बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इस बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। एक्सिस यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे। हाँ, तो नहीं, यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी नहीं होता। ये स्कूल का एक कंफ्यूजन है जो तुम लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट, बच्चों में से किसी ने बताया था कि हम लोग सर अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं बनाते थे ना तो हम लोगों के मार्क्स काट लिए जाते थे। ठीक है, तुम लोग अपने अपने स्कूल्स रिविजिट करोगे और उनको सिखाओगे इक्वल डिस्टेंस रॉन्ग है। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा। यू कैन नॉट मेंटेन इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना सर? हाँ, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ सर, न्यूक्लियस पुल कर
तो किसी ने, एक बच्चे ने बोला सर स्कूल में तो बराबर डिस्टेंस पे नहीं रखते थे ना, तो मार्क्स काट लिए जाते थे। मैंने कहा वापस स्कूल में जाके सर या मैम जो भी होंगे उनको सिखाने का, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे आगे। लेकिन क्या बोला उन्होंने, डिस्टेंस कितना रहेगा वो कहानी आगे की है, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रहेगा, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, इस बीच के पूरे जोन में इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी देयर, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये टिपिकल क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है कि अगर मैं बॉल यहां से गिरा दूं ना जमीन पे, वो हर लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है। मान लो मैंने यहां से पेन गिराया और वो मेरे हाथ तक आया, तो इट इज क्रॉसिंग एवरी लेवल, है ना। ऐसा था कि यहां Yeah, से sir. डायरेक्ट यहां दिखा, ऐसा नहीं हुआ ना। Yeah. तो दिस इज नॉट टिपिकल क्लासिकल मैकेनिक्स। इसलिए मैंने बोला बोर की तारीफ इसलिए होती है कि जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप नहीं हुआ था, तो भी इनडायरेक्टली उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर लिया था। उन्होंने बोला था कि ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स सेज कि अगर पेन यहां से यहां गिरा तो ये हर लेवल को क्रॉस कर रहा है, देयर इज नो एनी वन लेवल विच इज नॉट क्रॉस्ड बाय दिस पेन, है ना। बट यहाँ वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, उसका डायरेक्ट यहाँ दिखेगा, ऐसा नहीं, ये मूवमेंट भी नहीं, यहाँ है और फिर डायरेक्ट गायब हो जाए और समझो यहाँ दिखे, ठीक है। एक मोमेंट में यहाँ है, अगले मोमेंट में सीधा यहाँ दिखे, ये ट्रांजिशन भी नहीं। तो दैट इज नॉट टिपिकल क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड दिस वाज द थिंग जिन्होंने बोर को सही सही रिजल्ट दिला दिए, क्योंकि इनडायरेक्टली विदाउट नोइंग ही वाज यूजिंग द क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ पार्ट, नॉट एग्जैक्टली अ होल पार्ट, बट अ पार्ट तो ऑफ मतलब एक रिंग में से दूसरे रिंग में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। गायब होके चला गया। सोचो एक रिंग में है और अभी अचानक से तुमको देखिए दूसरे रिंग में, एंड देयर इज नो ट्रांजिशन। ऐसा नहीं कि वो ऐसा घूमता हुआ जा रहा है, यस फेजिंग, मतलब यहाँ है और अगले मोमेंट में यहाँ है, और बीच में कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि उसने मूव किया फिजिकली ऐसा चल के, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग वाज टोल्ड बाय बोर which was against the typical classical mechanics, but that gave the results exactly right and मैचिंग विद द ऑब्जर्व रिजल्ट, है ना। ऑब्जर्व रिजल्ट और प्रैक्टिकल रिजल्ट, उनको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया चीज। लेकिन अगर तुम्हारा कैलकुलेशन के हिसाब से वो चीज नहीं आ रही तो तुमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया। बोर ने इस एक चीज को मानते हुए, और कुछ एडिशनल पॉइंट है, वो मानते हुए बताया कि देखो ऑब्जर्व करो तुम रिजल्ट, और मैं यहाँ बैठ के कैलकुलेशन करता हूँ और बाद में एंड में मिलाते हैं, देखो मैच करेगा, और मैच किया, है ना। सो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट आया ना बोर के पोस्टुलेट में, that is electron in an atom is allowed to move only in some discrete बोला या some fixed circular path which are called stationary orbits. That was the third point. ये स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसे क्या खास है, तो उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी बताई कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, तो as long as it is remaining in a particular stationary orbit, it is not going to lose its energy. याद है, यही तो दिक्कत थी ना रदरफोर्ड मॉडल की। उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ऐसा, तो इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स एनर्जी एंड देन इट विल कम मोर एंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दैट वाज द इंडिकेशन बाय बोर। बोर ने यहाँ घपला मार, बोला कि मैं दो कहानी बता रहा हूँ। एक तो रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कौन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रह सकता है, रदरफोर्ड के हिसाब से वो किसी भी डिस्टेंस पे रह सकता है, बट मेरे हिसाब से कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स है, सर्कुलर पाथ है, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उन पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इवन इफ इट इज मूविंग, इट इज नॉट गोइंग टू लूज इट्स एनर्जी। दैट मीन्स in that particular stationary orbit classical electromagnetic theory is not applicable, ठीक है। बोला कुछ खास है इनमें क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
अप्लाई नहीं हो। क्लियर है पॉइंट? सो फोर्थ पॉइंट सर हाँ जी, सर ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मतलब अभी तक जो था वही ना? वो मैंने बताया था ना कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स मूव करेगा तो इट विल लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट इज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ओके सर। अब इन्होंने बोला वो थ्योरी इन ऑर्बिट्स में एप्लीकेबल नहीं है, झंझट ही खत्म कर दिया। सो एज लॉन्ग एज an electron remains in a particular, इसलिए स्टेशनरी वर्ड आया। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब वो रुका हुआ नहीं है, बट उसमें रहने से उसकी एनर्जी जो है दैट बिकम्स स्टेशनरी, मतलब उसकी एनर्जी चेंज नहीं। दैट्स व्हाई दिस स्टेशनरी वर्ड वाज एक्ट। सो इन अ पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट it doesn't change its energy। चेंज का मतलब ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, बढ़ने का तो सवाल था भी नहीं, लेकिन ये ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, दैट्स फोर्थ पॉइंट। इसके अलावा और क्या बोला? बोला इस स्टेशनरी ऑर्बिट में जो डिफरेंट टाइप के स्टेशनरी ऑर्बिट है, चूंकि बताया कि कुछ डिस्क्रीट टाइप के हैं, फिक्स टाइप के स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो ऐसे कैसे डिस्टेंस पहचानेंगे? तो बोला इन सारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। वो मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड रहने का मतलब क्या बताया था मैंने? कोई चीज फिक्स्ड। पर मतलब वो एक इंटीग्रल मल्टीपल रहता एक है एक किसी नंबर पर्टिकुलर का। नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल जैसा है, कुछ फिक्स्ड वैल्यू लेगा, बाकी वैल्यूज अलाउड नहीं होंगे, है ना। सो उन्होंने बोला इन दिस स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम of electron is quantized and अभी देखो मैंने यहां से शुरू किया है। प्लैंक की थ्योरी कितनी अच्छी थी या कितनी सोची समझी हुई थी, अभी से मैं एंड तक, जब तक मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं कर देता हूं, वो एच जो बोला था ना, स्मॉल एच प्लैंक्स कांस्टेंट, वो आता रहेगा, दिखता रहेगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक नेचर। इसलिए आइंस्टीन ने बोला ये सिंपल नंबर नहीं है, दिस इज ए यूनिवर्सल नंबर। ठीक है, जो बहुत जगह बहुत फेनोमेनन में यूज होगा। तो यहाँ भी देखो ये इन्होंने यूज किया, बोर ने पहली बार यहाँ पे यूज किया। इन दिस स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज ऑलवेज an integral multiple of something called h upon 2 pi। इसी को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, h क्रॉस करके। h क्रॉस कहीं लिखा है, दैट मींस h अपॉन 2 pi। ठीक है, 2 pi। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो वेक्टर पढ़ाया होगा ना अभी, वेक्टर पढ़ाया है ना। यहाँ स्टार्ट किया। तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आया है क्या? नो सर अभी तक नहीं नहीं है। सर। ठीक है, फिर रहने देते हैं। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो अगर उसका मास m है, स्पीड v है, और वो अगर r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, तो m इंटू वी इंटू r। ठीक है, दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम। तो इसको बोला गया है कि इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। तो वो कितना हो सकता है? h बाय 2 पाई, 2 इंटू h बाय 2 पाई, 3 इंटू h बाय 2 पाई, यही हो सकते हैं वैल्यू, है ना। क्वांटाइज होने का मतलब यही सीखा ना। इज इट ओके? यस सर। क्या मैंने बोला? इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दैट मींस इट कैन बी 1 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, इन जनरल n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, है ना। n लिख दिया, n इनटू h अपॉन 2 पाई। वहां पर n के वैल्यूज क्या हो सकते हैं? n कैन बी 1 2 3 4
एटसेट्रा। ठीक है, इसको नोट कर जाओ और कहीं डाउट है तो पूछो। डन सर। ओके, सबका हो गया ना? और दिस विल बी वन ऑफ द इक्वेशन जो आगे हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है MVR इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें से n इक्वल्स 1 बोला तो उसको बोला दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, सो इसी फिफ्थ पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम लोगों ने जब n को 1 बोला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसी को आगे जाकर देखेंगे, इसकी एनर्जी जो आएगी वो मिनिमम आएगी, तो दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी स्टेट। और इसी को बोला गया ग्राउंड स्टेट। ये 3 नाम दिए गए। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे नीचे एनर्जी वाला, सबसे कम एनर्जी वाला, वो आगे आएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, n इक्वल्स 2 को क्या बोलेंगे? सेकेंड एनर्जी, सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी को बोला गया सेकेंड एनर्जी स्टेट। और जैसे अपन बिल्डिंग में होता है ना, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर होता है ना, वैसा ही ग्राउंड स्टेट के बाद जो पहला आया उसको बोला गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स 3 जो आया इसको बोला गया थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। और बाकी नाम तुम बताओ, मतलब अदर ने कोई तो बोलो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या Second थर्ड excited. एनर्जी स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो दिस विल बी कॉल्ड थर्ड एनर्जी स्टेट और दिस विल आल्सो बी कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना? एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता चला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ नेम्स वर गिवन। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी में इसी n इक्वल्स 1 को K शेल बोल दिया गया। दिस वाज आल्सो कॉल्ड K शेल, दिस वाज कॉल्ड L शेल, दिस वाज कॉल्ड M शेल। इसके बाद क्या आएगा? सर पी शेल। M के बाद क्या आता है? एन। N शेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी नाम रखे गए वो, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में आता है, लेकिन कभी कभी देखोगे बोर मॉडल में यूज किया हुआ रहेगा। ठीक है, वो कहां से आया वो हम लोग मॉडर्न थ्योरी में, इसको भी नोट कर लो। मैं जो बात कर रहा था पहली चीज, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई को क्रॉस h क्रॉस भी बोला, लेकिन वो n के वैल्यूज क्या हो सकते हैं? तो इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जा सकते हैं। तो n इक्वल्स 1 को फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोला, इसी को K शेल। n इक्वल्स 2 को सेकंड स्टेशनरी स्टेट, सेकंड एनर्जी स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। यहाँ K L M N ऐसा चलेगा। ठीक है, दैट्स वन। नाउ ये एनर्जी की बात अगर हम लोग करें, जैसे मैंने एनर्जी स्टेट बोला, तो एनर्जी के बारे में उन्होंने क्या बोला कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स एनर्जी, बट एनर्जी कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट, है ना? तो ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के लिए एनर्जी एसोसिएटेड इज डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई whenever electron is going to move from one energy state to another energy state, it is going to either lose or gain energy. तो अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है तो इट हैज टू गेन सम एनर्जी, अगर वो Yes, हायर से sir. लोअर में जा रहा है तो इट विल बी लूजिंग इट्स एनर्जी, है ना? तो ये जो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, तो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट तक जाने के लिए
मान लो उसको एनर्जी चाहिए, इट हैज टू गेन सम एनर्जी, इट कैन बी गेनिंग दैट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन. If it is going from higher energy state to lower energy state, it will be losing that energy, and that loss will be again in terms of release of a photon. ठीक है. So that will be 6 point है ना. Next, was it 6 point? Yes, sir. चलो, so यहाँ पर क्या Yes, sir. इलेक्ट्रॉन changes its energy by moving from one energy state to another energy state. तो हायर से लोअर में आएगा तो इट विल बी लूजिंग एनर्जी, एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम लोअर टू हायर इट विल बी गेनिंग एनर्जी. It loses energy. It loses energy while moving from a higher energy state to a lower energy state, and as a result a photon is released which has energy equal to the energy difference between the two states, the two energy states. ठीक है. क्या मैंने बोला इन शॉर्ट समझ लो कि अगर, हाँ जी बोलो. सर तो फिर हम लोग न्यूक्लियस के पास जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा तो एनर्जी कम होगा ज्यादा होगा? जैसा मैंने बताया, पहला एनर्जी स्टेट जो है दैट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है. हाँ सर. मतलब विद हायर एनर्जी इट विल बी मोर, इट विल बी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, विद लोअर एनर्जी इट विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. ठीक है. हाँ सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे हर एक नंबर ऑर्बिट में. या सर. नहीं ना, अभी तक हम लोग किस मॉडल की बात कर रहे हैं? Sir, what is that second word of third line? Hmm? No, last. Yes, second word. वाइल्ड वाइल्ड. Okay. Thank you, sir. ओके. हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं. So there is just one electron which can have multiple homes. ठीक है. मतलब तुम अकेले 3 BHK फ्लैट में हो, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी तीसरे रूम में, कभी हॉल में चले गए, कभी किचन में चले गए. So that's your thing. ठीक है. बट हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग. ठीक है, ऐसा समझ. ओके सर. भी अपना इलेक्ट्रॉन अकेला है, बट 3 BHK हो सकता है, 4 BHK हो सकता है, 5 BHK हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, वो कहीं कहीं जाएगा, लेकिन डिफरेंट जगह की एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट. ठीक है. ओके सर. So we are not Sir, talking done. about इलेक्ट्रॉन सिस्टम. डन सर. ओके. तो यहाँ मैंने क्या बोला कि अगर हायर से लोअर में गया तो हायर माइनस लोअर का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज. अगर उल्टा किया तो इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा है तो उतने ही एनर्जी का फोटोन उसको एब्जॉर्ब करना है ना. सो इन जनरल हम लोग क्या कर सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में, E higher minus E lower will be the energy of photon. अगर लोअर से हायर में जाना है तो इट विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, अगर हायर से लोअर में जाना है तो इट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज. ठीक है. इज इट ओके? एंड एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखते हैं? h into nu
और hc by lambda, है ना, वो सारी कहानी जो प्लैंक में पढ़ी थी वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सर Is it okay? सर हम्म। सर अगर वो 2 शेल ऊपर नीचे कर रहा है तो फिर मतलब बीच का शेल छोड़ के 2 जो एंडिंग्स है उनका लेंगे ना, हायर लोअर। हमेशा एक्सट्रीम एंड वाला। हाँ अगर वो, देखो 2 तरह की जर्नी होगी, आगे हम लोग बात करेंगे। अगर वो ब्रेक जर्नी करे, मतलब पहले 3 से 2 में गया फिर 2 से 1 में गया, देन फॉर एवरी पर्टिकुलर ब्रेक देयर विल बी 1 फोटोन रिलीज, ठीक है। हाँ सर, लेकिन अगर वो 3 से डायरेक्ट 1 में जाए तो 3 हायर लेंगे और 1 लोअर लेंगे। 1 लोअर लेंगे, ठीक है। हाँ सो सर। अगर तुमने कहा अगर मूवमेंट जो है वो हायर से लोअर में है, तो यहां पर बोलेंगे फोटोन इज रिलीज। एंड अगर मूवमेंट लोअर से हायर में है, then we'll say photon is absorbed, ठीक है। Yes, sir, done. चलो अब आ जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये थे पॉस्टुलेट्स, मतलब ये सब मान लो, और फिर उन्होंने कहा चलो कैलकुलेशन करते हैं। सो व्हेन ही टॉक्ड अबाउट कैलकुलेशन, 2 कहानियां पकड़ी उन्होंने। पहली कहानी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है दैट वाज बीइंग फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, किसी को पता है कूलम्ब्स लॉ? एनीवन नोइंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Force का formula. हाँ, मास MA. इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, mass into acceleration. वो तो एक चीज हो गई है ना। चार्ज के टर्म में 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कोई पूछे कितना होता है, तो F का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना G M1 M2 बाय R स्क्वायर, हाँ सर। वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इतने के बराबर, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट जो होता है वो भी मैंने बताया हुआ तुम लोगों को, है ना। दैट वाज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r ना, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स बताया मैंने तुम लोगों को, हाँ सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर किसी 2 चार्ज Q1 Q2 आर द चार्जेस, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। मान लो एक यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, और उनके बीच का डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज r, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो वो k इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें k क्या है? k जो है कांस्टेंट है, उसका वैल्यू अगर हम लोग SI यूनिट में देखें तो दैट इज अराउंड 9 इंटू 10⁹, ठीक है, 10 SI यूनिट, ठीक है। लेकिन इसी का वैल्यू 1 हो जाता है इन CGS यूनिट। CGS यूनिट मतलब क्या? जहां डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर है, मास की यूनिट ग्राम है, सेकेंड टाइम की यूनिट, ठीक है। इसी के को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी 1/4πε0 ऐसा लिखा रहेगा। ये जस्ट इतना जान लो कि ऐसा बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी डिटेल में ये आएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो, और इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर इसकी वैल्यू 1/4 पाई कब होती है? किसकी वैल्यू? के की वैल्यू कांस्टेंट। हमेशा ही एप्सिलॉन नॉट नंबर भी एक नंबर है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो अ नंबर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, वो पढ़ना है फिजिक्स में डिटेल में आएगा। मतलब इसी की जगह क्या लिख देगा ना, कभी कभी लिख देगा ऐसा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ऐसा भी लिखा रहेगा। तो इसको देख के घबरा मत जाना, ये सिर्फ बताने का सिर्फ था, ठीक है। अगर ऐसा भी लिख दे तो समझ लो ये कुछ नहीं, ये के बराबर, ठीक है।
इज इट ओके? Yeah, sir. नोट कर लिया? अब ये दोनों चीजें बराबर होंगी ना? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है मान लो, और यहाँ डिस्टेंस जो है दैट इज, इसको छोटा बना देते हैं। ये डिस्टेंस अगर मान लो, ये डिस्टेंस अगर r है और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड v है और उसका मास जो है इलेक्ट्रॉन का, इसका मास इज m, तो फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू न्यूक्लियस का चार्ज इंटू k/r² हो जाएगा ना? हाँ सर। That is providing the necessary centripetal force which will be equal to mv² by r. Is it okay? हाँ तो सर। कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, the electrostatic force of attraction is giving the requirement or is fulfilling the requirement of the centripetal force, है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv² by r, या फिर चलो एक लाइन लिख देता हूँ, centripetal force required is equal to electrostatic force of attraction. यस सर। Static force of attraction between electron and nucleus, है ना? ये तो सीखा है, ये चीज तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, बोर ने भी उसको कैरी किया है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कितना होता है, mv² by r, और ये क्या होता है, तो k इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड e होता है ना? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को e से भी दिखाते हैं ना? स्टार्ट में याद करो E/m रेशियो देखा था, उसमें Yeah, sir. इलेक्ट्रॉन के चार्ज को या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को e भी बोलते हैं। न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन होंगे दैट मच इनटू e। इज इट ओके? Yeah, sir. मान लो हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज भी कितना e, लेकिन अगर हम लोग हीलियम प्लस की बात करें तो उसके पास उसका Z2, एटॉमिक नंबर Z है, तो 2 अगर उसका Z है तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे ना सेंटर में। Yeah, sir. क्लियर है सब लोगों को? शांत नहीं रहना अगर समझ में नहीं आए तो। क्या मैंने बोला, सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो Z बताया था ना मैंने, Z वाज व्हाट, एटॉमिक नंबर, एंड दैट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहला क्लास याद करो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जो बताया था उससे ठीक पहले बताया था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो Z इज एटॉमिक नंबर व्हिच इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? एंड हर प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो E लिखते हैं ना उसको भी, प्लस E उसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E होता है ना? तो टोटल प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, अगर एटॉमिक नंबर Z है तो Z टाइम्स E विल बी द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इज इट ओके? नाउ डिवाइडेड बाय r²। इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन आगे बढ़े। सर आपने प्रोटॉन्स का क्या बोला? पहला क्लास याद करो, एटॉमिक नंबर बताया था ना जिसको Z से इंडिकेट करते थे, Yeah, sir. तो किसके बराबर बताया था, फर्स्ट लेक्चर एकदम। A के बराबर। हाँ, हाँ, प्रोटॉन्स आर इक्वल टू A ना? Z was atomic number and it was equal to number of protons, or it was also equal to number of electron in neutral है ना? हाँ हाँ सर। मैंने बोला था it will be equal to number of proton always। Yeah, sir. ठीक है, Z अगर 4 है तो उसके पास 4 प्रोटॉन, ठीक है? तो अगर प्रोटॉन का नंबर मालूम है और हर प्रोटॉन का चार्ज भी मैंने E अगर बताया तुमको, तो Z हाँ। into E will give you the total charge on the nucleus। हाँ सर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, mv² by r equals k into ZE² हो गया, देखो, by r²। Is it okay? Yeah, sir.
है ना, जेड इंटू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर हो गया ना। सो इसको क्या करो ना, आर स्क्वायर को इधर लेके आए लेफ्ट साइड, क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाय आर इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स के जेड स्क्वायर, एंड देन आर से आर स्क्वायर आर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एम बी स्क्वायर आर इक्वल्स के जेड स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1। देख लो सब लोग, कहीं डाउट है तो पूछ लो। और दूसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। इज इट ओके? देख लो एक बार, नोट कर लो। सेकेंड इक्वेशन पहले ही पढ़ा था ना, स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। देखो वो पॉइंट जरा, है ना, पांचवा पॉइंट आई थिंक था ना, फिफ्थ पॉइंट। और उसमें बोला था एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं, तो m इंटू वी इंटू आर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और उसको बराबर करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई को, इंटीग्रल इंटीजर की जगह हम लोगों ने n रख दिया, तो एम वी आर इक्वल्स एन एच बाई 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। और ये क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बीइंग फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज इंडिकेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बीइंग फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इक्वेशन है दैट इज इंडिकेटिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यही दोनों इक्वेशन है। अब इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 कर लेते हैं ना, लेफ्ट साइड भी डिवाइड कर लेते हैं, राइट साइड भी डिवाइड कर, व्हाट यू डू, अप्लाई, अगर कोई चीज नॉन जीरो हो तो फिर तुम डिवाइड भी कर सकते हो, तो अप्लाई 1/2, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, एम वी स्क्वायर आर बाय एम वी आर, एंड राइट साइड में क्या हो गया, तो के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच बाय 2 पाई। देखो लेफ्ट साइड में क्या बचा, वी ना, वी एम कैंसिल आर कैंसिल, और वी स्क्वायर बाय वी सिंपली वी, वी स्क्वायर बाय वी। वो आ गया। इसको अगर ऊपर लेकर चले जाओ, यू आर गेटिंग 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक डिफरेंट फॉर्म दे रहा हूं। ठीक है, क्या फॉर्म दे रहा हूं मैं, तो यहां पर कुछ टर्म्स को अलग कर ले रहा हूं, 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच, तो जो बच गया उसके साथ वो है जेड अपॉन एन। ठीक है, ये वाला देखो, ये सब टर्म क्या है, सारे कांस्टेंट्स है। सारे के सारे कांस्टेंट है ना, तो एक रेडीमेड नंबर बैठ के कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं ना इसको एक साथ। हाँ सर। अब क्या होगा, ये जेड और एन क्या है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो जेड का वैल्यू 1 है, हीलियम प्लस की बात करें तो जेड का वैल्यू 2 है, बेरिलियम 3 प्लस की बात करें तो जेड का वैल्यू 4 है। एन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनकी बात की जा सकती है। तो तुमसे कभी भी अगर पूछ दे, मान लो पूछ दिया बेरिलियम 3 प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो, सर रिपीट करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो पूछ दिया सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, ठीक है, उसमें v बताओ कितना हो। किसी ने पूछ दिया थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में v कितना हो,
ये सब चीजें पूछ दी जाए अगर, या फिर इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो देखो ये नंबर तो बार बार आएगा ना, है ना, चूंकि ये कांस्टेंट है, ये तो बार बार आएगा ना। हाँ। वो सब चीजें क्या दे रही है तुमको, जेड और एन का वैल्यू दे रही है ना। इसके लिए जेड 4 हो गया और एन का वैल्यू 2 हो गया, इसके लिए जेड 2 हो गया, एन का वैल्यू 3 हो गया, है ना। क्लियर है। तो इसका मतलब है डिफरेंट क्वेश्चंस में तुम्हारे पास जो दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन, दैट इज प्रोवाइडिंग यू जेड एंड एन, और बची हुई चीज तो हर बार आएगी। तो क्या किया, इसको एक बार 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 जब आ ही रहा है, इसको एक बार कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो दिस नंबर कैन as 2.188 approximate into 10 raised to 6 into z upon n, and this much meter per second, है ना, that is the SI unit, इतना। ठीक है, अब इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ना हम लोग, हाँ सर। है ना। तो दिस इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसी भी ऑर्बिट में पूछ दे तो वी कैन कैलकुलेट दैट, है ना। सर ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया है 2.188 into 10⁶, उसको कुछ ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है? नहीं, उसका नाम कुछ नहीं है ना। उसको वी नॉट लिख के चल सकते हो कि हाँ वी नॉट इतना है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है ना। बट दिस मच विल बी, अब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो हाइड्रोजन बोलने का मतलब z इक्वल्स 1, और फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो n इक्वल्स 1, मतलब हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको हम लोग हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होगी। हाँ, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। सो दैट्स वन थिंग। अच्छा, v आ गया, इस इक्वेशन में v का वैल्यू रख देंगे तो r भी आ जाएगा ना, है ना। r का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं, ये सिंपलर है, इसमें v स्क्वायर करना पड़ता है इसलिए हटा दिया। इक्वेशन 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, mvr इक्वल्स nh/2 जो लिखा है हम लोगों ने, वहां m इनटू v की जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा, 2 पाई के ई स्क्वायर बाय h इंटू z अपॉन n, v की जगह इंटू r इक्वल्स nh/2। तो यहां से r का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो r यहां सिर्फ बच गया, बाकी सब उस तरफ लेके जाओ। सो r विल बी nh/2 तो था ही था, इनटू ऊपर जो गया एक बार और nh गया, डिवाइडेड बाय, और नीचे जो आया है देखो उसमें m 2 पाई के m ई स्क्वायर, और साथ ही साथ एक z भी आया। ठीक है, एंड देन अगर इसको फिर से हम लोग पूरा कंबाइन करके देखें और उसमें से n और z हटा लेते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग, h स्क्वायर बाय n स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, नीचे 4 पाई स्क्वायर इनटू के एम ई स्क्वायर, ये आ गया, इनटू n स्क्वायर बाय z आ गया। हाँ सर। ओके, देख लो सारे स्टेप्स, किसी भी स्टेप में डाउट रहे तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट रहे पूछ लो। नोट कर लिया। अथर ने पूछा लास्ट वन, देखो ना क्या किया मैंने, mvr इक्वल्स nh/2 अपने पास ऑलरेडी इक्वेशन था, और उसमें v का वैल्यू, v के लिए पूरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। तो क्या किया, m को m ही रखा, v की जगह ये पूरा कॉपी कर लिया,
और फिर आर लिख दिया साथ में क्योंकि आर यहाँ पे था, एंड दैट विल बी इक्वल टू NH/2 पाई। अब क्या किया, आर को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज, तो बाकी सबको भेजेंगे तो नीचे वाला उधर जाके ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला इधर से इधर जाके नीचे हो जाएगा। तो NH/2 पाई पहले से था, इधर जो नीचे था वो N इंटू एच था तो उसको ऊपर भेज दिया, इधर 2 पाई के ME स्क्वायर इंटू जेड ऊपर था तो उसको नीचे भेज दिया, 2 पाई के ME स्क्वायर इंटू जेड नीचे भेज दिया। और फिर क्या किया, फिर से जेड और एन के टर्म को अलग कर लिया और बाकी बचे हुए टर्म को देखा तो दो ऑल आर कांस्टेंट है ना, उनको इकट्ठा कर लिया और बाकी एन और जेड के टर्म अलग किए तो वहां पर आया N स्क्वायर बाय जेड। इज इट ओके? नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो ओके। नाउ तो यहां से अब ये जो टर्म आया है फिर से इसको कैलकुलेट करके रेडीमेड बना के लिख सकते हैं ना। सो क्या किया हम लोगों ने, मैं इसको हटा रहा हूं, सबका हो गया ना? यस सर, यस सर। सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट बिकॉज फाइनल कैलकुलेशन तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है ना, ये कैलकुलेशन अल्टीमेटली तुमको बोर्ड में काम आ सकते हैं बट बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछता। सो आर का जो वैल्यू आया है विच इज कमिंग h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के ME स्क्वायर इनटू N स्क्वायर बाय जेड। ये यहाँ भी सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है तो इनको भी कैलकुलेट किया तो नंबर जो था एंगस्ट्रॉम की टर्म में आने लगा, मतलब मीटर में 10⁻⁻10 मीटर जैसा मिला। तो इन्होंने क्या किया, 10⁻⁻10 के रेंज में, तो एक काम करते हैं उसको एंगस्ट्रॉम में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जब उसको कैलकुलेट किया तो इट वाज अराउंड 0.529 एंगस्ट्रॉम। So that gives you new second formula and that shows कि इलेक्ट्रॉन देखो पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे रह सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन की बात करें तो Z1 लिख दिया तो N=1 रखा तो दिस मच डिस्टेंस, N=2 रखा तो अगला डिस्टेंस आया, उसके बीच का कोई भी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड नहीं है। दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस फॉर्मूला। सर लेकिन इसमें तो हमने रेडियस निकाला है ना। हाँ हाँ, रेडियस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस को ही तो रेडियस बोलते हैं ना। ओके सर। सर्कल में न्यूक्लियस मतलब सेंटर, सेंटर से सर्कल के पॉइंट किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस के बराबर ना, है ना? डन? यस सर, डन। चलो ठीक है, टाइम तो हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद दिस पॉइंट ओनली, विल बी सीइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीस टू फॉर्मूलाज। साथ ही साथ एक ऑब्जर्वेशन भी करेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है का मतलब एन बढ़ने से आर बढ़ेगा, है ना, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब एन ज्यादा लिया तो आर भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब एन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है और एन बढ़ने से देखो स्पीड कम हो रही है ना, यहाँ एन नीचे। हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा इट विल हैव लोअर स्पीड। ठीक है? हाँ सर। ओके, यस सर। चलो इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन। ठीक है? ओके सर। और मैं क्या करूंगा, ये वीडियो तो शेयर कर ही दूंगा, उसके साथ साथ आई विल शेयरिंग सम ऑफ द होमवर्क्स। ठीक है, जो प्लैंक्स थ्योरी तक पढ़ा है ना हम लोगों ने बिफोर बोर्ड्स मॉडल, या फिर बोर्ड्स मॉडल में जितना अभी तक बताया उससे रिलेटेड भी, इफ देयर आर क्वेश्चन आई विल बी शेयरिंग। ठीक है, और उसको एकदम आज से कल तक एकदम सॉल्व कर जाना, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने एक नोट्स होगा और तुम्हारे सामने तुम्हारा मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल को सामने रखना और नोट्स को सामने रख के फिर सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो भूल जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा अगर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं। तो पहले टाइम जब भी किसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक द हेल्प ऑफ नोट्स ऑन। ठीक है, एंड देन उसके बाद एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उसके बाद सॉल्व करना है। सर सर चलो ओके, सर एक मिनट सर, TWT में कहाँ तक आएगा? हाँ देखो, मैं तो ट्राई करूंगा कि जितना हो पाए हो जाए, अदरवाइज आई विल टॉक टू द क्वेश्चन सेटर। आई डोंट नो किसने सेट किया है, बट आई विल कन्वे कि जितना पढ़ा है उतने से आए तो बेटर है। ठीक है, बट देखो ये एक ऑनगोइंग जर्नी है, इसमें ये सब ज्यादा लोड लेने का नहीं है कि मेरा पूरा नहीं पढ़ा हुआ है।
जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है ना, समझ के करोगे तभी सॉल्व भी कर। अभी जल्दी जल्दी में मेरे को बोलोगे ना मैं 2 घंटे में खत्म कर दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो पढ़ने हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, आई ट्राई टू फिनिश इट, बट मान लो थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो या तो उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे या फिर 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, चलेगा इतना, है ना, डोंट वरी। ओके सर। तो सर अभी चैप्टर में कितना बचा है? बहुत मतलब बहुत बचा है, ठीक है। बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल खत्म करने के बाद स्पेक्ट्रम समझाना है, उसके बाद देयर आर 3 थ्योरीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बाद 2 और थ्योरी है, उसकी बेसिस पे नया मॉडल आया। नए मॉडल की बेसिस पे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुना होगा ना स्कूल्स में, 1s2 2s2 ये सब, है ना, वो सब इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आई विल सी कि कितना कवर हो जाता है, क्वेश्चन उतने से ही है तो अच्छा है, बट हम लोग ऐसा रश नहीं करेंगे कि हो ही नहीं रहा है और फिर भी जबरन घसीट रहे, तुमको कुछ नहीं समझ में आया और फिर मैंने कहने को खत्म कर दिया, दैट आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। तो सर अभी तक जितने तक पढ़ा है वहां तक पढ़ना है। हाँ, जितना मैं कराता जाऊँ उसकी प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है, ओके। हाँ, एनसीईआरटी रीड करने के लिए कर सकते हो क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी भी है इसमें, बाकी कैलकुलेशन भी है। फॉर वंस यू कैन रीड द एनसीईआरटी फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके सर। ठीक है। कोई भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा हो ना तो अपनी तरफ से एनसीईआरटी खुद से पढ़ने की कोशिश जरूर करो, स्पेशली इन केमिस्ट्री, ठीक है। बायो में तो पढ़ते ही पढ़ते हो तुम, केमिस्ट्री में भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश जरूर करो कि एक बार खुद से पढ़ के देखते हैं कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है। When you are Okay. doing that, तो क्या होगा ना, क्लास में आने के बाद भी तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे कि हाँ बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, सर ने ऐसा बताया, कुछ अलग बताया या फिर और अब समझ में आ गया, है ना। तो स्टार्ट रीडिंग द एनसीईआरटी, ठीक है। चलो क्लोज करें।